हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट से, जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो फर्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेकंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन फिजिकल एजुकेशन, थर्ड करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, फोर्थ competition in various sports at national and international levels, and the last fifth is खेलो इंडिया प्रोग्राम। सो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वैसे तो फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मीनिंग कैरी करता है अपने साथ। लेकिन इसको समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन कोई एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये दो वर्ड से जुड़ के बना है, जो कि है फिजिकल प्लस एजुकेशन। तो अब चलते हैं और मतलब समझते हैं फिजिकल का। फिजिकल का मतलब केवल बॉडी फिजिक ही नहीं होता, केवल मसल्स ही नहीं होता, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर मुझे इसे डिफाइन करना हो तो मैं इसको दो ग्रुप्स में बांटूंगा। फर्स्ट बॉडीली फंक्शंस, जिसके अंदर हम बॉडी के अंदर होने वाले सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और भी बाकी सारे फंक्शंस। एंड द सेकेंड इज बॉडीली इफेक्टिवनेस। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी कितना इफेक्टिवली काम कर पाती है, किसी भी एक्शन को कितना अच्छी तरीके से कर पाती है। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अपनी मसल्स के बारे में। तो फिजिकल केवल मसल्स के बारे में ही बात नहीं होती, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जो कि हमने देखा भी। तो आगे चलते हैं अब एजुकेशन पे। एजुकेशन जस्ट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ट्रेनिंग है, जो कि हम सीखते हैं और उनको फॉलो करते हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने करियर में। और ये एक एवर ऑन प्रोसेस है, इससे कभी तुम पीछा छुड़वा ही नहीं सकते। तो अगर फिजिकल एजुकेशन को मीनिंग को समराइज किया जाए तो निकल के आता है क्या, फिजिकल एजुकेशन इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी फिजिकल एजुकेशन तुम्हें फिजिकली भी डेवलप करवाएगा, मेंटली भी डेवलप करवाएगा, सोशली भी डेवलप करवाएगा। तो अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो जेबी नैश एक व्यक्ति थे जिन्होंने बोला, फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील विद बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। मतलब वो कहना चाह रहे थे कि देखो भाई, जितनी भी मसल की एक्टिविटी करोगे और उसकी वजह से जैसे भी रिस्पॉन्सेज आएंगे, जैसे कि पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज लाइक मसल हाइपरट्रॉफी, मसल का साइज बढ़ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इम्प्रूव होना, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी का बढ़ना, और चाहे नेगेटिव रिस्पॉन्स लाइक पेन, मसल डिग्रेडेशन, उन सब का ज्ञान मिलेगा तुम्हें फिजिकल एजुकेशन में। एक और डेफिनेशन आई जो कैसिडी ने दी, उन्होंने बोला फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस in the individual caused by experiences centering motor activity. The aim of physical education is to make every child physically, mentally and emotionally fit. तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन केवल फिजिकली फिट के बारे में बात नहीं करता, बल्कि वो इंटीग्रेटेड वर्जन है तीनों का, फिजिकली भी, मेंटली भी एंड सोशली भी। सेकेंड, टू डेवलप सच पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज इन हिम, यानी उसके अंदर पर्सनल हैबिट्स को इम्प्रूव करना, उसके अंदर कुछ सोशल क्वालिटीज़ डालना, ताकि वो दूसरों से इंटरेक्शन उतना अच्छा कर पाए। अब इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या होगा, विच विल हेल्प हिम टू लिव हैप्पीली विद अदर्स एंड बिल्ड हिम अप एज अ गुड सिटीजन। तो ये तुम्हें खुशी से रहने में और एक अच्छा नागरिक बनने में हेल्प करेगा। तो उस एम तक पहुंचने के लिए तुम्हें कुछ ऑब्जेक्टिव्स से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि है फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, थर्ड मेंटल डेवलपमेंट, फोर्थ सोशल डेवलपमेंट, फिफ्थ गुड पर्सनल हैबिट्स एंड यूजफुल लिविंग, एंड लास्ट सिक्स्थ इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो सबसे पहले चलते हैं हम फिजिकल डेवलपमेंट पे। फिजिकल डेवलपमेंट खुद में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, प्रॉपरली फंक्शनल ऑर्गन्स। फिजिकल डेवलपमेंट होने के लिए हमारे ऑर्गन्स का प्रॉपरली फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक ऑर्गन अपना अलग तरीके से रोल दिखाता है फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। लाइक
हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे, हमारा हार्ट जो कि ब्लड को पंप करेगा और न्यूट्रिशन को हर ज़रूरत वाले हिस्से तक पहुंचाएगा, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि एक्ट करवाएगा हमारे स्केलेटल मसल से, एंड हमारे ग्लैंड्स जो कि एंजाइम्स को रिलीज करेंगे ताकि ये डेवलपमेंट का प्रोसेस इनिशिएट हो सके. सो ऑर्गन्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन फिजिकल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज हार्मोनल बैलेंस. जो हमारे हार्मोन्स है वो मेन फैक्टर है डेवलपमेंट का. हार्मोन्स लाइक थायरोक्सिन जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेन फैक्टर है किसी भी मसल बिल्डिंग का, और वही मेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है किसी भी बॉडी के अंदर. हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन जो कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा किसी बॉडी के अंदर. तो इन सब का एक बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट हो पाए. अगर किसी फीमेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर सी हो जाएगी, उसके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेंगे, फेशियल हेयर ज़्यादा ग्रो होने लग जाएंगे. अगर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है किसी मेल बॉडी के अंदर तो उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, जैसे कि गाइनो की दिक्कत जो कि मेल बॉडी बिल्डर्स को होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और बहुत सारी दिक्कतें. तो इन सब का एक प्रॉपर अमाउंट में होना ज़रूरी है. अगर यही कम हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, यही ज़्यादा हो जाएंगे तब भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. तो हार्मोनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट के लिए. फिजिकल फिटनेस लाइक हमारे अमाउंट ऑफ मसल्स, हमारी लेक्सिटी, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब भी बहुत ज़रूरी है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए. सो नेक्स्ट इज न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट. न्यूरोमस्कुलर का मतलब हमारा नर्वस सिस्टम का हमारे मसल्स के साथ कनेक्शन. फिजिकल एजुकेशन हेल्प करता है बेटर सिग्नल ट्रांसमिशन में, और उससे आएगा हमारे स्केलेटल मसल पे और ज़्यादा कंट्रोल, हमारे इम्प्रूव हो जाएगी मोटर स्किल्स, एंड ओवरऑल हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन हमारे माइंड के साथ, हमारे नर्वस सिस्टम के साथ बहुत इम्प्रूव हो जाए. मूविंग ऑन टू मेंटल डेवलपमेंट. मेंटल डेवलपमेंट इंक्लूड सच एबिलिटीज एज attending, receiving, observing, remembering, imagining, thinking, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. ये सारी चीज़ें आती है मेंटल डेवलपमेंट में. अब फिजिकल एजुकेशन इस इन सब चीज़ों को कैसे अचीव करने में हेल्प करता है हमें. फिजिकल एक्टिविटीज इंक्रीजेस लेवल ऑफ ब्रेन डिराइव्ड प्रोटीन विच improves focus, concentration and decision making, improves motivation, लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी. तो फिजिकल एक्टिविटीज से भी हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इट इज ऑल अबाउट इम्प्रूविंग द वेल बीइंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी सो दे कैन रीच देयर फुल पोटेंशियल. मतलब कि फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, वो हमें हेल्प करता है एक इंसान को सोसाइटी से कनेक्ट करने का, ताकि हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाए. और यही हमें हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में हमारी सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करेगा, और हमारा टीम वर्क और कोऑपरेशन को बढ़ाएगा. तो वही तो सोशल लाइफ होती है. मूविंग ऑन टू नंबर 5, गुड पर्सनल हैबिट्स एंड यूजफुल लिविंग. पर्सनल हैबिट्स लाइक गुड यूटिलाइजेशन ऑफ लेisure टाइम, timely taking of meals, appropriate sleep duration, playing and regular workout habits. फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, वो हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है कि अपने खाली टाइम को कैसे यूटिलाइज करो, टाइम से खाना खाना चाहिए, 8 आवर की पूरी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, वर्कआउट हैबिट को मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो ये सारी जब हैबिट्स अडेप्ट करेंगे हम, तो अपने आप ही हम यूजफुल लिविंग की तरफ बढ़ेंगे. यूजफुल लिविंग का मतलब कि हम प्रोडक्टिव बनेंगे, हम अपनी लॉयल्टी शो कर पाएंगे नेशन के लिए, हम खुद फिट होंगे तो दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे और चीज़ों में भी. एंड द लास्ट टॉपिक इज इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स टू क्रिएट गुड पर्सनैलिटी इंडिविजुअल्स with all possible socially acceptable behavior qualities like cooperation, good character, सेल्फ कंट्रोल, लीडरशिप क्वालिटीज. फिजिकल एजुकेशन हमें हेल्प करेगा एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप करने में, और हमें कई सारे बिहेवियर सिखाता है, वो कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सिखाता है, जैसे कॉपरेशन करना,
हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ जगाता है। जैसे एक स्पोर्ट्स के अंदर जो स्पोर्ट्स कैप्टन होता है वो अपनी लीडरशिप दिखा के पूरी टीम को मैनेज करता है, सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। तो ये सारे एम्स और ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन के। तो बात स्टार्ट करते हैं करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन की। मोस्टली लोग अनअवेयर होते हैं, उनको नहीं पता होता कि कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है फिजिकल एजुकेशन को एज अ करियर चूज करने के अंदर। क्लास 11 से ही ये टॉपिक डाला जाता है ताकि हम शुरू से ही ये जान पाए कि हमारे पास कितना बड़ा स्कोप है एज अ करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो बारी बारी से हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है एज अ करियर इन फिजिकल एजुकेशन। बात करते हैं सबसे पहले टीचिंग रिलेटेड करियर्स की। यही सबसे नोन, सबसे कॉमन करियर ऑप्शन है। इसके बारे में हम सभी जानते हैं क्योंकि हमने शुरुआत से ही अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर को, योगा टीचर को, स्पोर्ट्स टीचर को, सबको हमने शुरू से ही देखा है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फिजिकल एजुकेशन जो पढ़ता है वो केवल ग्राउंड में ही काम करता है या एज अ स्पोर्ट्स में ही जाएगा, उन्हीं के ट्रेनर्स बनेगा। तो ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन टीचर्स भी जो होते हैं वो ग्राउंड वर्क भी करते हैं और साथ में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी देते हैं। तो अगर मैं पूरे टीचिंग रिलेटेड करियर को समराइज करूँ या डिवाइड करूँ तो मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। क्योंकि फर्स्ट होगा एलिमेंट्री स्कूल लेवल, जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर का काम होता है उनको एड्रेस करना, उनको चीज़ों के बारे में सिखाना, उनके मोटर स्किल्स को डेवलप करना। नेक्स्ट है मिडिल स्कूल लेवल। अब यहाँ पे बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं, उनकी मोटर स्किल्स थोड़ी और डेवलप हो चुकी है। अब उनको प्रिसाइज मूवमेंट सिखाना और उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करना, ये सारा काम है फिजिकल एजुकेटर का। इसके बाद बारी आती है हाई स्कूल एंड सीनियर स्कूल लेवल की। यहाँ पे बड़े बच्चे जो है उनकी नॉलेज गेन करवाओ, उनको बेटर लाइफ के बारे में सिखाओ, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, उनको और प्रिसाइज मूवमेंट सिखाओ, कंट्रोल का बहुत अच्छा होगा अपनी बॉडी के ऊपर, एक्टिवली पार्टिसिपेशन करवाओ चीज़ों के अंदर। तो ये सारे काम है किसी फिजिकल एजुकेटर का। लास्ट आता है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल। और यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जहाँ पे बहुत ही प्रिसाइज्ड नॉलेज वाले लोग जाके उनको पढ़ाते हैं, उनको चीज़ों के बारे में सिखाते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें टीचिंग करियर के अंदर जाना है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, तुम्हें कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेशन इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। और अगर बड़े लेवल जैसे कॉलेजेस में पढ़ाना है, उनको सिखाना है कुछ, तुम्हें पीएचडी होल्डर्स जो होते हैं फिजिकल एजुकेशन में, उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आगे बढ़ते हैं कोचिंग रिलेटेड करियर्स पे। कोचिंग रिलेटेड करियर्स भी बहुत बड़ा ऑप्शन है जहाँ पे फॉर्मर प्लेयर्स और या तो टीचर्स जनरली कोचेस बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी वाइड स्प्रेड नॉलेज हो जाती है उस चीज़ की जो कि वो इम्प्लाई कर पाते हैं अपने बच्चों पे, अपने ट्रेनीज पे। कोचिंग रिलेटेड करियर के ही कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स। एडमिनिस्ट्रेशन करना यानी जो इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स टीम्स होती है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनको मैनेज करना। तो इसके लिए भी कई सारे कोर्सेज किए जाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्सेज या पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। जिनका मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिजिकल एजुकेशन में भी उन्हें ऑप्शन मिलता है एज अ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या मैं बोलूँ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उनके अंदर देखा होगा आपने एक अलग सा डिपार्टमेंट बनाया हो, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, जिनका मेन काम है शेड्यूल्स बनाना, टीचर्स को असाइन करना वो शेड्यूल्स, ये भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी है कि चूज़ करी जा सकती है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। आगे बात आती है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, जहाँ पे लोगों का काम होता है मेन की स्पोर्ट्स इवेंट्स को अरेंज करवाना, डिफरेंट लेवल्स पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना। ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर ही है। यहाँ पे जो डेजिग्नेशंस होती है जैसे कि डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, सब डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये भी ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है जिसके अंदर हम जा सकते हैं अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन। इसका अगर मतलब समझो तो इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है, उसमें लाखों करोड़ों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और वो फिक्स्ड एक जगह बैठ के काम करते हैं, कंटिन्यूस स्क्रीन्स को देखना या और कोई और जॉब करना। तो उनकी लाइफ में ना काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है और वो काफ़ी अनफिट भी हो जाते हैं। तो कई सारी कंपनीज डिमांड करती है ऐसे लोगों की जो कि उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करवा पाए, उनको मोटिवेट कर पाए और ज़्यादा, उनको किसी टास्क में एंगेज करवाए ताकि उनका स्ट्रेस रिड्यूस हो।
तो इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन जो कि पूरा कॉरपोरेट सेक्टर की मेन बैकबोन होती है किसी भी इकॉनमी की, उसको अगर तुम स्ट्रेस फ्री करवा रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है जहाँ पे अच्छा खासा पे भी किया जाता है। एंड फाइनली लास्ट आता है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि स्टेडियम्स होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, उनको जो मैनेज करने का काम करते हैं, जो कि उस जगह को मेंटेन करवाएंगे, उनको अप्रोप्रिएट बनवाएंगे किसी स्पोर्ट्स के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक क्रिकेट का ग्राउंड, तो वो कहाँ पे कितनी दूर पे विकेट्स होनी चाहिए, या मैं बोलूँ एक बास्केटबॉल का कितनी हाइट पे हम नेट सेट करें, ये सारा जो काम है वो कोर्स फैसिलिटी मैनेजमेंट का होता है। और वो तभी कर सकता है जब उसको नॉलेज होगी उस बारे में। तो डिमांड करते हैं क्या, ऐसा बंदा जो कि फिजिकल एजुकेशन को जिसने एज अ करियर चूज़ किया हो, तो वो इन फील्ड्स में भी बहुत अच्छी तरीके से जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्थ रिलेटेड करियर्स। अगर मैं हेल्थ रिलेटेड करियर्स के बारे में बात करूँ, तो जो कि अभी जितनी भी बीमारियां चल रही है, जैसे कि हाइपरटेंशन होना, हाई ब्लड प्रेशर, जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होना, फिजिकल इम्पैरिटीज होना, या बॉडी का कंपोजिशन ठीक ना होना, तो इन सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास हेल्थ क्लब्स होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उन लोगों को उन बीमारियों से दूर करने में, उनको बेटर लाइफस्टाइल देने में, उनको फिट करने में। तो हेल्थ क्लब्स जो होते हैं वो जनरली रीशेपिंग का काम करते हैं पूरे पर्सन का, उनको बीमारियों से हटाना और उनको एक बेटर लाइफस्टाइल के अंदर दोबारा से डालना। सेकेंड इसके अंदर आता है एथलेटिक ट्रेनिंग। यहाँ पे इंडिया के अंदर उसका कुछ खास ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन बाहर देखा जाए तो ये बहुत एक अच्छा करियर ऑप्शन है, जहाँ पे कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स एथलीट्स के साथ काम करते हैं, यानी उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, और उनका प्राइम काम होता है कि उनकी स्पोर्ट्स इंजरीज या उनका रीहैब, इन सबसे स्पोर्ट्स इंजरी से बचाना, प्रिवेंशन करना, अगर हो गई तो उनको रीहैब देना, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करवाना। तो अगर इसके अंदर करियर देखोगे तो बहुत बड़ा करियर है। क्लब्स के ही अंदर आते हैं जिम्स वगैरह, और एथलेटिक ट्रेनिंग के अंदर आते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, स्ट्रेंथ कोच, स्पोर्ट्स एंड कंडीशनिंग कोचेस। आगे बात आती है परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर की। इसका फर्स्ट पार्ट है एज अ प्रोफेशनल प्लेयर। अगर फिजिकल एजुकेशन है, एथलीट्स का नाम तो आएगा ही आएगा। जितने भी एथलीट्स हैं, उतने भी प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं जो कि वोट करते हैं अपना टाइम फिजिकल एजुकेशन को लेके, वो भी सारी चीज़ें सीखते हैं, वो अपनी नॉलेज को लगाते हैं, अपनी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं अलग अलग, तो वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। सेकंड इसके अंदर आता है एज अ ऑफिशियल। ऑफिशियल्स मतलब जिनकी वजह से गेम हो पाता है, जैसे कि रेफरीज, जैसे कि जजेस। तो उनका क्या काम है, उनका काम है कि असेस करना, अपने जो भी कंपटीशन चल रहा है उनके अंदर जो एथलीट्स आते हैं उनको असेस करो, उनकी मार्किंग करो, उनको अच्छे से देखो। ये भी एक करियर ऑप्शन है। लास्ट हम बात करेंगे करियर इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया। तो फिजिकल एजुकेशन से हम मीडिया एंड कम्युनिकेशन में कैसे जा सकते हैं। फर्स्ट इसका ऑप्शन है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। देखा होगा जब भी कोई मैच स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक बंदा जो कि सबके इंटरव्यूज़ कर रहा होता है, क्या उसको स्पोर्ट्स की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल है। अगर उसको स्पोर्ट्स की नॉलेज होगी, अगर वो फिजिकल एजुकेशन का एक पार्ट होगा, भी वो उससे उतनी अच्छी तरीके से क्वेश्चनिंग कर पाएगा, तो भी नॉलेज होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म भी एक अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड ऑप्शन है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। फोटोग्राफी कि एक एक सेकंड का जो कि बेस्ट मोमेंट होता है, जैसे किसी ने किक मारा तो किक टच होते ही जो बेस्ट रिएक्शन दिया तो उस रिएक्शन का उस टाइम पे क्लिक कर लेना, फोटोग्राफी करना, जिसको बहुत प्रेज किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। बुक पब्लिकेशन, जहाँ पे इस बड़े बड़े एथलीट्स के बारे में लिखा जाता है, उनके ऊपर जर्नल्स छपते हैं, उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं, उनका मैगजीन्स बनाई जाती है, तो ये भी एक बहुत ऑप्शन है। फाइनली हम बात करेंगे स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग की, जिसके अंदर जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं उनको ब्रॉडकास्ट करके हम तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं, जैसे ESPN स्पोर्ट, तो उनके अंदर काम करना वो भी फिजिकल एजुकेशन का ही पार्ट है। करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं चूज करने को हमारे पास, जो अच्छा ऑप्शन लगे आपको आप वो चूज कर सकते हैं अपने करियर के लिए। सबसे पहले नेशनल लेवल के बारे में। नेशनल लेवल क्या होता है, तो नेशनल लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे एथलीट्स जो कि चुने हुए हैं स्टेट्स के द्वारा, वहां के स्टेट्स एसोसिएशन के द्वारा, वो आते हैं, अलग अलग स्टेट आपस में आके compete करते हैं, तो उस इवेंट को नेशनल लेवल कंपटीशन या नेशनल लेवल इवेंट बोला जाएगा। सिमिलरली इंटरनेशनल लेवल क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे अलग अलग नेशंस के लोग आपस में मिलते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्पीट करते हैं।
तो उस इवेंट को बोला जाएगा क्या, इंटरनेशनल लेवल। तो अब जानते हैं कि एक एथलीट इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पहुंच सकता। तो अगर उसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना है तो उसे स्टार्ट करना पड़ेगा बहुत ही छोटे लेवल से, जो कि है सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे अलग अलग जोन्स से एथलीट्स आएंगे और आपस में compete करेंगे, और जो उनमें से अच्छा परफॉर्म करके सिलेक्शन क्राइटेरिया को पास करेगा वो बढ़ जाएगा अगले लेवल की तरफ, जो कि है स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल क्या होता है? स्टेट लेवल के अंदर एक स्टेट की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो सिलेक्शन हुआ था उनमें से जो चुने हुए एथलीट्स हैं वो आके आपस में compete करते हैं, और जो विनिंग लोग होंगे वो मिलके बनाएंगे उस स्टेट की एक टीम, जो टीम आगे जाके पार्टिसिपेट करेगी नेशनल इवेंट्स में या नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में। नेशनल लेवल तक पहुंचने से पहले उस टीम की तैयारी करवाई जाती है, जो कि कैंप्स में होती है, जिसको बोला जाता है नेशनल कैंप्स। और नेशनल कैंप्स से तैयार होके वो टीम अप करके आगे बढ़ जाते हैं कहाँ? नेशनल लेवल के लिए। तो अब नेशनल लेवल में क्या होगा? नेशनल लेवल में जो स्टेट से अलग अलग स्टेट से जो टीम तैयार होके आई थी वो सारी अलग अलग स्टेट्स आपस में compete करेंगे, और जो विनिंग लोग होंगे अलग अलग स्टेट के उन सब के साथ मिल के एक टीम बनाई जाएगी जो कहलाएगी टीम इंडिया, जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी किसी भी इंटरनेशनल इवेंट के अंदर। तो इंटरनेशनल लेवल में जो टीम्स तैयार हुई है अलग अलग नेशंस की, अलग अलग कंट्रीज की, वो टीम आती है और एक वर्ल्ड वाइड कंपटीशन कराया जाता है जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज की टीम आके compete करेंगी और मैचेस होंगे। जो भी जीतेगा वो वहाँ का विनर हो जाएगा, उसको मेडल्स दिए जाएंगे, उस कंट्री का पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उस प्लेयर की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, कंट्री का और अच्छा नाम होगा। तो ये है पूरा तरीका, पूरा प्रोसेस, कैसे हम एक एथलीट इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकता है। तो आगे देखते हैं हम कुछ गेम्स के बारे में और उनके नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला है एथलेटिक्स, उसके अंदर ये सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। नेक्स्ट है टाइकोंडो, उनके अंदर ये सब होते हैं। उसके बाद आता है क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर ये सारे होते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल का जो हमने बहुत सुना हुआ है जैसे फीफा, तो वो है। फिर आता है टेनिस। तो लगभग लगभग सबके ही अंदर ओलंपिक्स होगा ही होगा, उनके वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी ही होगी। तो कोई नाम बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एट अ ग्लेंस के लिए कि बस पता हो ये सब होता भी है। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो था वो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया 2018 के अंदर, जिसको लेके आई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये प्रोग्राम हमारे एथलीट्स के लिए आया था और ये उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही सपोर्टिंग था। अब हम देखेंगे कैसे कैसे था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए कि कौन कौन खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिसाइड किया गया वो डिसाइड किया गया एज पर द एजेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जो भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उनकी एजेस के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया, और इसके अंदर डाले दो क्राइटेरिया। फर्स्ट अंडर 17, सेकंड अंडर 21। तो अंडर 21 यानी अब तो यूथ तो रहे ही नहीं, बच्चे बच्चे तो बड़े हो गए। तो क्या इसके अंदर कॉलेज के या यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे खेलेंगे? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। तो चले आगे थोड़ा सा चलते हैं और जाते हैं की फीचर्स पे। तो की फीचर्स के अंदर सबसे पहला फीचर जो है वो है कि ये प्रोग्राम कवर करता है ऑलमोस्ट 200 मिलियन चिल्ड्रंस, जो कि उनके अंदर पूरा फिटनेस की लहर से लेके आ जाएगा। तो ये इस प्रोग्राम का फ़ायदा है। सेकंड इसका जो की फीचर है वो है पैन इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर आता है ये प्रोग्राम, जो कि हर साल 1000 एथलीट्स को कवर करेगा। इसके बाद बारी आती है नंबर थर्ड की, जो है कि जो एथलीट सेलेक्ट हुए इन 1000 में उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी 5 लाख रुपए की हर साल अगले 8 सालों तक। तो ये प्रोग्राम ना ही केवल सपोर्ट कर रहा है बल्कि कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करेगा एक एथलीट को
ताकि वो पूरा ग्रो करे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है प्रमोट 20 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस कंट्री एज हब ऑफ स्पोर्टिंग एक्सीलेंस। तो ये भी एक इसका फीचर था। और लास्ट है कि इस प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए, जमा किए 1756 करोड़ रुपीस, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, जो कि काफ़ी सारे एथलीट्स को काफ़ी स्टेबल पोजीशन तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेगा। और फाइनली अब इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और बात करते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव था कि भाई जितने भी एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनकी पढ़ाई और उनका स्पोर्ट्स पैरेलल चले, वो साथ साथ चले। सेकंड इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि एक ऐसी पॉपुलेशन क्रिएट करी जाए जिनका एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल हो। उससे क्या होगा? उससे भाई जितने ज़्यादा हेल्दी लोग होंगे उतने ज़्यादा वो प्रोडक्टिव होंगे, इतना अच्छी उनकी एफिशिएंसी आएगी, तो ओवरऑल इकॉनमी भी ग्रो करेगी। तो इसीलिए स्पोर्टिंग इवेंट्स, स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा एनकरेज किया जाता है। नेक्स्ट आता है थर्ड, टू इम्पैक्ट द होल ऑफ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। तो ये पूरे के पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के बारे में बात करता है, यानी सब कुछ जितना भी स्पोर्ट्स के अंदर आएगा सबको कवर करता है। नेक्स्ट आता है टू एंगेज यूथ इन डिप्राइव्ड एंड डिस्टर्ब्ड एरियाज इनटू स्पोर्टिंग एक्टिविटीज। तो उनका ध्यान वहां से हटाओ और स्पोर्ट्स में डाल दो। और लास्ट जो है, इट एनकरेजेस यूथ इन नेशन बिल्डिंग। तो मेन जो काम है इसका कि यूथ एनकरेज होगा नेशन को डेवलप करने में, नेशन को बढ़ाने की तरफ। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स